चलें जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आपकी असेंबली की इंस्ट्रक्शन होती है वो मशीन लैंग्वेज में किस तरह कन्वर्ट होती है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है वो सिर्फ बिट्स की लैंग्वेज है, 0 और 1 की। तो उसके अंदर कोई वर्ड्स या कोई चीज तो नहीं आ सकती। तो हम लोगों को उसका एक फॉर्मेट पहले से डिसाइड करना पड़ता है इंस्ट्रक्शन का, कि जो इंस्ट्रक्शन जो है वो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि वो 32 बिट्स की होगी। टोटल जो भी इंस्ट्रक्शन आएगी, यानी असेंबली की जो भी इंस्ट्रक्शन कन्वर्ट होगी, एक पॉइंट ले लूं, इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन या कोई भी इंस्ट्रक्शन वो फाइनली 32 बिट्स के अंदर कन्वर्ट होगी। लेकिन उसमें 32 बिट्स बिट्स जो हैं उनमें फील्ड्स होंगी, और हम लोग हर फील्ड में मतलब हर फील्ड स्पेसिफाइड होगी, तो उस फील्ड में जो बिट्स हैं उनका क्या मतलब है या वो किस लिए इस्तेमाल हो रही हैं। तो हमने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आर टाइप देखी और हमने कहा कि अच्छा, इसकी जो पहली फील्ड है, यानी जो पहली 6 बिट्स हैं इसकी, वो ऑप कोड है। ऑप कोड से मुराद है कि वो इस चीज का कोड है। तो ये प्रोसेसर के अंदर ऑलरेडी सेव हुए हुए कोड्स होते हैं, यानी कि प्रोसेसर के हार्डवेयर के अंदर ये कोड जैसे ही जाता है, हार्डवेयर को पता लग जाता है कि उसने ऐड का ऑपरेशन करना है। तो जो आपका असेंबलर है, जब आप असेंबलर रन करते हैं तो उसके पास भी वही कोड्स होते हैं जो कि हार्डवेयर के अंदर होते हैं। तो वो साथ ही जब असेंबलर आपका ऐड की इंस्ट्रक्शन देखता है तो वो ये वाला कोड जनरेट कर देता है, और ये वही कोड होता है जो प्रोसेसर भी रिकॉग्नाइज करता है, वहां पे भी सेव हुआ होता है। जब उसको ये कोड मिलता है तो उसको पता लग जाता है कि अच्छा, मैंने ऐड ऑपरेशन करना है। उसके बाद अगली 3 फील्ड्स जो हैं ये हमारी सोर्स और डेस्टिनेशन रजिस्टर्स की फील्ड है, यानी ये हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर है और ये दो हमारे सोर्स रजिस्टर्स हैं। तो सोर्स रजिस्टर्स के जो कोड्स हैं वो, जैसे हमने बात की थी कि क्योंकि 32 रजिस्टर्स हैं तो 5 बिट्स आपको चाहिए एक रजिस्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये 5 बिट्स जो हैं ये दो सोर्स रजिस्टर्स की हो जाती हैं, जो जिनको हम आर एस और आर टी कह रहे हैं, और आर डी जो है डेस्टिनेशन रजिस्टर की 5 बिट्स हो जाती हैं। तो अब इस इंस्ट्रक्शन में सब कुछ आ गया है। इसमें आगे एक ऐड करना है, इनको ऐड करना है, इन 3 रजिस्टर्स को ऐड करना है, इन 3 रजिस्टर्स के ये कोड्स हैं। अगेन ये भी कोड्स कॉमन होंगे, हार्डवेयर के अंदर भी यही कोड इस्तेमाल हो रहा है, और जो आपका असेंबलर है वो भी यही कोड जनरेट करेगा जब वो S1 को देखेगा या S2 को या TC। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर दो और फील्ड्स भी हैं, एक शिफ्ट अमाउंट है और एक फंक्शन की है। तो शिफ्ट जो है वो हमने बात की कि लेफ्ट राइट शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और फंक्शन कोड जो है वो फर्दर ये जो आपकी ऐड की इंस्ट्रक्शन है इसको फर्दर क्लैरिफाई करता है कि ये ऐड इमीडिएट है या ऐड कांस्टेंट है या कोई और, मतलब ऐड का कोई वेरिएंट है, या फ्लोटिंग पॉइंट ऐड है या इंटीजर ऐड है। तो उसका जो कोड है वो यहाँ पे फंक्शन कोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है, या ऐड का कोड इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली कुछ और पता लग जाएगा। तो ये हमारी हो गई आर टाइप इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी, और उसके बाद हमने कहा था कि एक हमारी एक और भी इंस्ट्रक्शन होगी जिसको हम लोग आई टाइप इंस्ट्रक्शन कहेंगे। आई टाइप इंस्ट्रक्शन जो है, आई यहाँ पे स्टैंड करता है फॉर इमीडिएट, और इमीडिएट का मतलब ये है कि आप ये जिस तरह से लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें ये जो नंबर होता है जो कि ऑफसेट होता है, ये हम इंस्ट्रक्शन में ही दे देते हैं। तो ये जो बाइनरी कोड आपको 16 बिट्स का नजर आ रहा है, ये बेसिकली 1002 जो है कन्वर्टेड इनटू बाइनरी है। और बाकी आपके ये S2 का कोड यहाँ पे आ गया, T0 का कोड, सॉरी T0 का कोड यहाँ पे आ गया, और लोड वर्ड का कोड ये ऑप कोड में आ गया है कि ये ऑप कोड, ये कोड आप देखें ऐड से मुख्तलिफ है। तो ये लोड वर्ड का कोड है, तो जब भी आप इंस्ट्रक्शन लोड वर्ड रखेंगे ये वाला कोड जनरेट हो जाएगा, और ये कोड जब प्रोसेसर में जाएगा तो प्रोसेसर को पता लग जाएगा कि मैंने लोड वर्ड करना है, कहाँ से करना है, ये मेरा एड्रेस है, और कहाँ पे मैंने लोड करना है, ये मेरी जो डेस्टिनेशन है। तीसरा हमने जंप टाइप इंस्ट्रक्शन की थी, तो जंप बाद में फिर देख लेंगे। अभी हम मोस्टली इन दो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही इस्तेमाल करेंगे जी। सर सर ये जो उनसे कोड्स हैं हमें याद करने पड़ेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोड आपने कोई याद नहीं करना, कोड्स का टेबल होता है। अगर आपको कन्वर्ट करनी पड़ी है इंस्ट्रक्शन इनटू कोड्स, तो आपके पास टेबल होगा, उसके अंदर आपके सामने लिखा हुआ होगा कि लोड वर्ड का क्या कोड होता है, T0 का क्या कोड है। तो ये तो हजारों कोड्स बन जाते हैं, ये याद करना तो पॉसिबल ही नहीं है।
और ना कोई इससे कोई वैल्यू ऐड होती है कि आपको ज़बानी कोड से याद हो। ये कोड तो असेंबलर ने जनरेट करने हैं और प्रोसेसर ने रीड करने हैं। हम तो सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन जो है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किस तरह होती है। ठीक है जी, क्लियर है? यस। ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, इमीडिएट ऑपरेंड्स में एक तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जिस तरह से हमने एड्रेस जनरेट करना था तो हमने 1002 इमीडिएट दे दिया, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसके अंदर भी इमीडिएट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक निशानी ये होगी कि आपकी इंस्ट्रक्शन के एंड के ऊपर ना आई लग जाएगा। तो ये जो आई लगता है ये इंडिकेट करता है कि ये ऐड आई है, इसका मतलब है कि ये ऐड इमीडिएट है। ऐड इमीडिएट का मतलब ये है कि जो दो नंबर्स आपने ऐड करने हैं उनमें से एक नंबर तो आपका रजिस्टर के अंदर ही है S3, और दूसरा जो नंबर है आपका वो आप इंस्ट्रक्शन में ही दे रहे हैं। यानी यहाँ पे ये 4 एज अ नंबर आ रहा है और 4 ऐड हो जाएगा S3 में जो भी है। सो लेट्स से S3 में 10 पड़ा हुआ है, तो 4 प्लस 10 14, और वो वापस S3 के अंदर चला जाएगा। इसी तरह से हमने कहा था कि एक हमारा और भी रजिस्टर है जिसको हम लोग जीरो रजिस्टर कहते हैं। इस रजिस्टर के अंदर आप जीरो परमानेंटली लिखा हुआ होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर कुछ और नहीं लिखवा सकते। इसको यूज अलबत्ता आप हर जगह कर सकते हैं। तो फिर हमने ये मिसाल देखी कि इट इज यूजफुल फॉर मूविंग डेटा। यानी कि अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन टाइप करता हूँ ऐड S3 S4 0, तो क्या होगा? S4 में जो भी पड़ा हुआ है उसमें 0 ऐड हो जाएगा। तो लेट्स से S4 में 10 पड़ा हुआ था, तो 10 प्लस 0 इज 10, और वो कहाँ से हो जाएगा? S3 के अंदर। तो अब इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद 10 जो है वो आपका S3 में आ जाएगा। तो इफेक्टिवली इस इंस्ट्रक्शन ने क्या किया है, इसने S4 में जो कुछ था उसको S3 में मूव कर दिया है। तो इट इज लाइक अ मूव इंस्ट्रक्शन, बट सिंस वी डोंट हैव एनी मूव इंस्ट्रक्शन जो जो हमारी इसमें असेंबली में है, तो इसलिए हम ऐड की इंस्ट्रक्शन से डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा, आगे हम लोगों ने ये देखा था शिफ्ट लेफ्ट। जी सर, हम कोर लैब में तो मूव यूज कर रहे हैं। हाँ, वो एक्चुअली दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बेसिकली ना जो आप लैब में यूज कर रहे हैं ना मार्स का सिमुलेटर, उसमें कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस भी हैं जिनको हम लोग सूडो इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। का ये मतलब है कि वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर में नहीं जा रही, वो आप सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी जगह वो एक्चुअली कोई इंस्ट्रक्शन और भेजता है हार्डवेयर में जो उसके इक्विवेलेंट होती है। सो वो जो मूव आप वहां पे करते हैं ना, वो एक्चुअली ऐड की इंस्ट्रक्शन बन जाती है एक तरह की। लेकिन आपकी आसानी के लिए उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी भी होंगी जो कि एक्चुअली हार्डवेयर के अंदर नहीं है, या तो उनको हम लोग सूडो इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो सो अभी समझने के लिए हाँ मूव की इंस्ट्रक्शन है, तो चले हम मजीद कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते। वी जस्ट से कि यस मूव इंस्ट्रक्शन इज देयर, बट ये ऐड की इंस्ट्रक्शन भी मूव का ही काम करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको सूडो इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट? यस सर। हाँ, तो उसमें बहुत सारी ऐसी आएंगी सिमुलेटर के अंदर चीजें जो कि एक्चुअली हार्डवेयर में नहीं होती, लेकिन सिमुलेटर उसको कन्वर्ट कर देता है किसी ऐसी चीज में जो कि हार्डवेयर को समझ आती है। ठीक है, तो मूव इज वन ऑफ दोस थिंग्स। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने किया था ये वाला शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल, शिफ्ट राइट लॉजिकल, और ये हमने फिर इसको समझा कि ये किस तरह से जो है वो कर देता है, क्लास लिंक सेंड कर दें। ये मैसेज आया लिंक, तो मेरे चले लिंक किसी ने कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग शिफ्ट लेफ्ट का अमाउंट देते हैं SSL में, और वो उतने बिट्स मसलन यहाँ पे है तो ये 4 बिट्स इसको शिफ्ट लेफ्ट कर देगा T0 को। इसी तरह से ये शिफ्ट राइट कर देगा T0 को बाय 4 बिट्स। ये हमने देखा था, और जहां से जो जगह खाली रह जाती है उसमें हम 0 मूव करवा देते हैं। अच्छा, फिर कल किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि जी शिफ्ट का क्या फायदा होता है और इसको हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं।
तो एक शिफ्ट लेफ्ट का तो बड़ा क्लियर कट फायदा है, जो कि मैं आपको इमीडिएटली कल भी बताया था, आज भी रिपीट कर देते हैं कि आप अगर कोई भी नंबर लेना बाइनरी के अंदर लिखें उसको, और बाइनरी में लिखने के बाद उसको लेफ्ट शिफ्ट करें बाय 1 बिट, ठीक है। तो जो नया नंबर बनता है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल नंबर बाय 2। तो अगर पहले नंबर 4 था तो आप उसको लेफ्ट शिफ्ट कर दें बाय 1, तो वो 8 बन जाएगा। अगर 8 होगा उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो 16 बन जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा, अगर आप उसको 2 बिट्स शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो दैट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग इट बाय 4। अगर आप उसको 4 बिट्स करते हैं शिफ्ट, तो दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय 16। तो कई दफा हमें फॉर एग्जांपल 4 से काफी दफा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 4 से क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जब हमने मेमोरी की बात की थी तो हमने कहा था कि हमारा जो जो भी अरे होता है, मतलब ए 8 है, तो 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 32 बन जाता है, क्योंकि वो बाइट्स होती हैं, तो एक वर्ड में 4 बाइट्स होती हैं, तो बहुत जगह आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बजाय इसके कि आप 4 से मल्टीप्लाई करें, आप उसको शिफ्ट लेफ्ट लॉजिकल बाय 2 बिट्स कर देते हैं, तो वो 4 से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी तरह से 2 में वो है कि जहां पे आपने नंबर को डबल करना होता है तो वहां पे आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका एक यूज है, इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। एनी क्वेश्चंस सो फार? किसी को कोई चीज क्लियर ना हुई हो तो पूछ सकते हैं आप। चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब आगे हमारी कुछ No, इंस्ट्रक्शंस हैं। sir. जी, नो सर, वेरी गुड, उठ जाए सारे लोग। लॉजिकल ऑपरेशंस, सो अब नेक्स्ट जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है ना, वो है हमारी लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं है जो आपने डीएलडी के अंदर पढ़े थे, एंड और नॉर नॉट नॉट गेट्स वगैरह, और इसमें से ज्यादातर ऑपरेशंस आप जो है असेंबली के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सो आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, फॉर एग्जांपल एंड, तो इसका भी फॉर्मेट जिस तरह से ऐड का फॉर्मेट था, मोर और लेस वही फॉर्मेट है। एंड T0, T1 एंड T2, तो ये क्या करेगा कि ये T1 एंड T2 को एंड करेगा, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उनको एंड करने का, उसको T0 में सेव करवा देगा। ये बात याद रखें कि T1 और T2 दोनों 32 बिट के नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह लिखे हुए हैं और इनमें 32 बिट्स हैं। तो ये जो एंड ऑपरेशन होगा ये किस तरह होगा? ये एंड ऑपरेशन जो है ना, बिट वाइज होगा, मीनिंग कि इसकी बिट 0 इसकी बिट 0 से एंड होगी, और जो आपका आंसर आ रहा है उसकी बिट 0 में चली जाएगी। फिर बिट 1 को आप करेंगे एंड, वो यहाँ पे बिट 1 में चली जाएगी। तो इस तरह से 32 बिट्स जो हैं वो इंडिविजुअली एंड होंगी, और फिर आंसर आपका नीचे जो है T0 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा नंबर इकट्ठा ऐड नहीं होगा, ये बिट वाइज ऑपरेशन होते हैं सारे के सारे। इसी तरह से हम आपके पास भी इंस्ट्रक्शन है, और की इंस्ट्रक्शन में फॉर्मेट बिल्कुल वही है, और T0, T1, T2। सो T1 और T2 को वो बिट वाइज और करेगा और आंसर को T0 में सेव करवा देगा। वी डू नॉट हैव अ नॉट ऑपरेटर, सो नॉट की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। लेकिन आपके पास नॉर की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो एंड है, और नॉर है। अच्छा, नॉर की इंस्ट्रक्शन जो है उसका फायदा क्या है कि जब आप उसको नॉर के तौर पे तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, जहां जहां आप नॉर चाहिए आप इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके अलावा ये होता है कि आप किसी भी नंबर को, कोई बाइनरी नंबर हो, उसको नॉर करें 0 के साथ, उसको नॉर करें 0 के साथ, तो उस नंबर इंप्लीमेंट आपके पास आ जाता है, यानी वो नंबर कन्वर्ट होकर आ जाता है। यानी अगर 1 को 1 नॉर विद 0 करें तो 0 आ जाएगा, और 0 नॉर विद 0 करें तो 1 आंसर आ जाएगा। तो ये पूरा आपका रजिस्टर जो है वो होगा, और उसको आप 0 के साथ नॉर करेंगे तो आपके पास उसका इन्वर्टेड वो आ जाएगा। ये 0 जो है ये वही वाला आपका 0 रजिस्टर है जो हमने पहले भी बात की थी कि उसके बहुत सारे फायदे हैं। तो उसका एक फायदा ये भी है कि उस रजिस्टर को आप यूज करेंगे नॉर के साथ इन्वर्ट करने के लिए किसी भी नंबर को।
अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि नॉट हमने क्यों नहीं दिया, हम नॉर से क्यों कर रहे हैं इसको, क्या वजह है, कोई बता सकता है? सर क्वेश्चन रिपीट करना। जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके पास एंड है और है, तो नॉट की भी इंस्ट्रक्शन दे देते बजाय इसके कि उस नॉर की दे दी है और उससे हम नॉट कर रहे हैं, नॉट की क्यों नहीं दी? करना भूल गए। भूल गए? यार भूल तो नहीं सकते, उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगियां गलाई हैं लोगों ने ये सिर्फ असेंबली बनाने में। बिट का होगा डिफरेंस। है? अच्छा, इसका ना एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। वो आंसर ये है कि अगर आपका नॉट के बगैर काम चलता है किसी और गेट से, तो आप नॉट का ऑपरेशन हार्डवेयर में नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? आपका हार्डवेयर कम इस्तेमाल हो रहा है, हार्डवेयर जितना कम बनेगा उतनी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हमने नॉर गेट तो देना ही देना है, तो नॉर से जब हम उसको नॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर नॉट अलग से देने की जरूरत नहीं है। यानी आप समझ रहे हैं, यानी इसकी फिलॉसफी ये है कि कम से कम इंस्ट्रक्शंस के अंदर आप पूरा आर्किटेक्चर, आप अपना प्रोसेसर बना लें। तो कोई भी काम जो जिसके बगैर, कोई भी इंस्ट्रक्शन जिसके बगैर काम चलता है, वो उसके अंदर नहीं होगी। ये है, सो यू हैव टू कीप द हार्डवेयर सिंपल। तो उन्होंने कहा यार नॉट के लिए अलग हम हार्डवेयर बनाएंगे, इन्वर्टर्स लगाएंगे, उससे बेहतर है नॉर बना ही रहे हैं तो नॉर को यूज कर लें उसके लिए, बजाय इसके कि अलग बनाया जाए। तो ये सेविंग्स है, आपकी स्पीड की भी और आपके उसकी कॉस्ट की भी। ठीक है जी। सो नॉर नॉर भी हमने पढ़ लिया, इसके अलावा एक्स और का भी ऑपरेशन है। एक्स और भी इंस्ट्रक्शन सेट का हमारे हिस्सा है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक्सक्लूसिव और गेट जो हमने डीएलडी के अंदर पढ़ा था लास्ट ईयर, तो दैट इज आल्सो देयर। कोई स्टूडेंट, किसी को याद है एक्सक्लूसिव और गेट क्या करता है? डज एनीवन रिमेंबर? दो इनपुट्स होती हैं, तो वो कब वन देता है कब जीरो देता है, कोई स्टूडेंट बता सकता है? सर जब दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो। जी, जब दोनों, यानी जब दोनों बिट्स डिफरेंट होंगी तो वो वन देगा। सेम यानी के कि, नहीं। हाँ जी, अगर दोनों बिट्स उसके गेट के ऊपर जीरो हो गई तो वो जीरो देगा, दोनों बिट्स वन हो गई तो वन देगा, तो भी जीरो देगा। वन जीरो पे वन देगा और जीरो वन के ऊपर जो है वो वन देगा। ये होता है एक्स और। तो एक्स और बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पैरिटी जनरेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होता है, और एडर्स के अंदर भी ये इस्तेमाल होता है। एडिशन भी हम एक्स और के थ्रू कर रहे होते हैं, अगर किसी को लास्ट उसका याद हो तो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक इन इंस्ट्रक्शंस के बारे में कोई, अगर आपको क्लैरिटी चाहिए हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सर ये जो ऊपर का स्टेटमेंट लिखी हुई है, नॉर $T0 $T1, हाँ, ये किस तरह वर्क करेगी? ये भी इस तरह करेगी कि देखिए, मैंने आपको बताया था आपके सारे लॉजिकल ऑपरेशन जो हैं वो बिट वाइज होंगे। T1 भी 32 बिट का है, T2 भी 32 बिट का है, ठीक है। तो ये T2 की पहली बिट लेगा, T1 की पहली बिट लेगा, उन दोनों को नॉर करेगा, जो भी आंसर आएगा उसको T0 की पहली बिट में देगा। फिर दूसरी बिट लेगा T1 की, T2 की भी दूसरी बिट लेगा, उन दोनों को नॉर करेगा और T0 की दूसरी बिट में उसका आंसर लिख देगा। इस तरह से होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, सो आगे हम लोग चलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ये कोई, खैर आपके लिए कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हम इसको फिर एक दफा देख लेते हैं।
कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो सबसे पहले मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब जब वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है तो आप याद रखें कि मेमोरी के अंदर वो 10 की फॉर्म में ही स्टोर हुआ होता है। उसमें ना कोई इफ एल्स होता है, ना कोई ए होता है, ना कोई बी होता है। उसमें सिर्फ आपके वंस एंड जीरोज होते हैं। और वंस एंड जीरोज कहाँ से आते हैं? वो आते हैं जो आपने प्रोग्राम लिखा था, जो हमने अभी लर्न किया, ये जो फॉर्मेट है, यानी आपकी इंस्ट्रक्शन ये थी और इस इंस्ट्रक्शन को हमने इन 10 की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये आपके असेंबलर ने कर दिया, और असेंबलर ने जब इसको कन्वर्ट कर दिया तो उसके बाद ये हमारा जो प्रोग्राम है उसकी हर इंस्ट्रक्शन मेमोरी की एक लोकेशन के ऊपर आना शुरू हो गई 32 बिट्स के साथ, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस आर बिट सीक्वेंसेस जस्ट लाइक डेटा। तो यहाँ पे जब आप फिजिकली खोल के देखें, जैसे अगर आप उसको देख सकते हैं और आपको नजर आए कि उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर वंस एंड जीरोज होंगे, और डेटा भी उसी तरह 1 से 0 की फॉर्म में होगा, प्रोग्राम भी उसी तरह भी होगा, उसमें जो कंपाइलर पड़ा हुआ होगा वो भी 1 0 की फॉर्म में होगा, उसमें जो एडिटर पड़े होंगे वो भी 1 0 की फॉर्म में होंगे, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी 1 0 की फॉर्म के अंदर होगा। सो आप सिर्फ देख के ये नहीं बता सकते कि ये वाला जी पोर्शन जो है ना ये कंपाइलर है, ये वाला पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाला पोर्शन डेटा है, ये वाला पोर्शन इंस्ट्रक्शन है। बस उसके अंदर 1 0 के सीक्वेंसेस होंगे, और जो एड्रेसेस हैं वो आप उसके हिसाब से बता सकते हैं कि मेरे इस एड्रेस से इस एड्रेस तक मेरा डेटा है, उसके बाद इस एड्रेस से इस एड्रेस तक प्रोग्राम है, इसके बाद कंपाइलर पड़ा हुआ है, इसके बाद फलानी चीज, ये ऐप पड़ी हुई है इसके अंदर, ठीक है। तो जितने मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो बेसिकली फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल के ऊपर चलते हैं। फेच एंड एग्जीक्यूट साइकिल क्या है कि आप एक इंस्ट्रक्शन लेते हैं, फेच करते हैं। फेच का मतलब है मेमोरी से उसको प्रोसेसर के अंदर लेके आते हैं एक इंस्ट्रक्शन, ठीक है, और उसको एक स्पेशल रजिस्टर के अंदर रख देते हैं। उसके बाद आप उस इंस्ट्रक्शन को एक तरह से डिकोड करते हैं, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस समझता है कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करवाना चाह रही है, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। और उसके बाद जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेके आता है और उसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो वन इंस्ट्रक्शन पर यानी पर साइकिल आप कह सकते हैं कि वो लेके आ रहा होता है, और एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस रिजल्ट सेव करवाता है, और फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और एग्जीक्यूट करता है। तो ये कोई भी कंप्यूटर आप ले लें, आईपैड से लेके आपके मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप तक, या दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर तक, काम वो इसी तरह ही करता है कि 1 बाय 1 वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, एग्जीक्यूट करता है और वापस सेव करवा देता है। और इंस्ट्रक्शन भी कौन सी होती है? असेंबली की। आपकी हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को नहीं वो फेच कर रहा होता, वो तो कन्वर्ट हो जाती है असेंबली में, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है मशीन कोड में। तो वो मशीन कोड एक्चुअली हर दफा फेच करता है और फिर आंसर भी अपना मशीन कोड में लिखवा देता है। ठीक, क्लियर हो गया हर एक को ये कॉन्सेप्ट स्टोर्ड प्रोग्राम का? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलूं फिर। ठीक है, हर एक को क्लियर हो रहा है? हाँ या नहीं में जवाब दें। यस सर। क्लियर हो रहा है? सर क्लियर। ठीक है। तो अगेन ये तो वही रेपिटेशन ही है कि मेमोरी के अंदर क्या क्या स्टोर हुआ होगा। तो उसमें आपका कोड या आपका प्रोग्राम भी सेव हुआ होगा, उसी के अंदर कंपाइलर भी होगा, उसी के अंदर असेंबली कोड भी हो जाएगा, उसके अंदर बाइनरी कोड भी होगा, उसके अंदर ऑपरेशन भी होगा और डेटा भी होगा। तो ये सारा कुछ आपका स्टोर्ड आपकी रैम के अंदर होगा। सो इसको हम लोग प्रोग्राम को इस तरह से यानी सोच सकते हैं कि ये आपकी पूरी मेमोरी है, ठीक है, और ये मेमोरी के एड्रेसेस हैं। तो लेट्स से इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0000 और इसके ऊपर आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है। फिर अगला एड्रेस है 4, इसमें इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है। अगला एड्रेस है 8,
इस पे इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जितना भी आपका लंबा प्रोग्राम है उधर आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर n है। और फिर हम जब इस प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम एड्रेस देंगे 0, तो पहली इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो हम नेक्स्ट एड्रेस देंगे, हमसे मुराद है प्रोसेसर, नेक्स्ट एड्रेस देगा 4, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देगा, सॉरी नेक्स्ट एड्रेस देगा 008, आपकी तीसरी इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल आप लास्ट इंस्ट्रक्शन तक आते हैं और फिर आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहां तक क्लियर है? एनी क्वेश्चन? अच्छा, अब ना हमारे प्रोसेसर में जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके ये एड्रेसेस जनरेट कर रहा है, 0 फिर 4 फिर 8। रिमेम्बर ये 0 4 8 क्यों एड्रेस जनरेट कर रहा है? क्योंकि 4 बाइट्स एक लोकेशन पे है, क्योंकि हमारी एक इंस्ट्रक्शन एक वर्ड है विच इज 4 बाइट्स। तो आपका पहला एड्रेस 0 होगा तो दूसरा एड्रेस आपका 4 होगा, क्योंकि 0 के ऊपर 0 1 2 और 3 बाइट्स उसी पे आ जाएंगे, फिर 4 पे 4 5 6 7 आएगी एंड सो ऑन। तो एड्रेसेस जो हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 के अंदर, मल्टीपल्स ऑफ 4 तो नहीं है, 4 के डिफरेंस से चलेंगी। सो 0 4 8 और फिर 12 16 फिर 20 एंड सो ऑन। अच्छा, अब ये जो एड्रेसेस जनरेट होने हैं ना, इसके लिए एक स्पेशल हमारे पास एक रजिस्टर है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोसेसर के अंदर लगा हुआ होता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग पीसी कहेंगे। आपके बुक के अंदर जितनी भी डायग्राम्स हैं वहां पे ये हर जगह बना हुआ होगा, आप आगे हार्डवेयर देखेंगे और पीसी लिखा हुआ होगा। तो पीसी ये पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, यहाँ पे पीसी है आपका प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, इसको समझ लें कि ये काउंटर है, ठीक है। तो हमने लास्ट सेमेस्टर में काउंटर्स पढ़े थे। काउंटर क्या करते हैं? काउंटर एक फिक्स वैल्यू से स्टार्ट होते हैं और हर क्लॉक साइकिल के ऊपर वो इंक्रीमेंट कर जाते हैं। तो कई काउंटर्स हैं जो 0 1 2 3 4 इस तरह से चलते हैं, कुछ काउंटर्स हैं जो उल्टे चलते हैं, कुछ काउंटर्स हैं जो स्किप करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउंटर्स होते हैं। तो ये एक प्रोग्राम काउंटर है, ये एक तरह का काउंटर है। ये 0 से स्टार्ट होगा मसलन, और उसके बाद ये हर क्लॉक साइकिल के बाद ये नेक्स्ट एड्रेस जनरेट कर देगा। तो इसमें इस काउंटर की पहली वैल्यू 0 होगी, फिर 4 होगी, फिर 8 होगी, फिर 12 होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इट स्टार्ट्स एट 0 या यूजर डिफाइंड लोकेशन। तो जरूरी नहीं कि 0 से ही स्टार्ट हो, कोई भी जहां पे भी आपका प्रोग्राम सेव है ना मेमोरी के अंदर, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, जब आप अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो उस प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर में लोड हो जाता है। उसके बाद जब स्टार्टिंग एड्रेस लोड हो जाता है तो फिर वो प्रोग्राम काउंटर का काम सिंपली ये होता है कि वो स्टार्टिंग एड्रेस में हर दफा 4 जमा करके नेक्स्ट एड्रेस दे देता है, क्योंकि स्टार्टिंग एड्रेस के बाद तो फिर आगे आपने सिक्वेंशली चलना है। तो हर साइकिल के बाद, हर क्लॉक साइकिल के बाद इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 4। और कई दफा प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज भी हो सकती है, और उसमें कुछ हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं जंप की या इफ एल्स स्टेटमेंट्स, उस केस में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू चेंज हो जाती है और प्रोग्राम काउंटर के अंदर बिल्कुल कोई नई वैल्यू भी आ जाती है कि अगर इफ है तो जाहिर है कि एक अलग सीक्वेंस है, अगर एल्स है तो एक अलग सीक्वेंस है। तो उनके हमने टारगेट एड्रेस लिखे होते हैं कि अगर इफ होगा तो कहाँ जाना है और अगर एल्स होगा तो कहाँ पे जाना है। तो वो पीसी को चेंज कर सकते हैं, या जंप की अगर स्टेटमेंट है तो जंप भी पीसी को चेंज कर सकता है। और उसमें लेकिन फिर जब वो नई लोकेशन पे चल जाता है वहां से वो फिर इंक्रीमेंट करना शुरू कर देता है 10 को। तो ये प्रोग्राम काउंटर है, ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर होता है जो कि प्रोग्राम को एक्चुअली चला रहा होता है वन बाय वन। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अब यहाँ पे मेरी जो स्लाइड है इसमें तो उसने जो सिमुलेटर लिखा हुआ है ना वो SPIM है, लेकिन आप लोग ये यूज नहीं कर रहे हैं, आप लोग मार्स का सिमुलेटर यूज कर रहे हैं लैब के अंदर। तो बहरहाल इसमें और मार्स के अंदर कोई फर्क नहीं है, मार्स भी वैसे ही है।
तो it is exactly the same simulator. So Mars का भी क्या काम है? Mars जो है वो क्या करता है? Reads MIPS assembly language files and translates to machine language. Executes the machine language instruction, shows contents of registers and memory. ठीक है? So सारे contents आपको show करता है कि इस register में क्या चला गया है. Works as a debugger and provide basic OS like services like simple input output आप कर सकते हैं. An important part of our course is to actually write MIPS assembly code and run using SPIM. आप यहाँ पे इसको मार्स कर सकते हैं. अब आगे देखें, the only way to learn assembly or any programming language is to write lots and lots of code. ठीक है? तो ये असूल है आपके कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स का कि जितना ज्यादा आप कोड लिखेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी कोडिंग अच्छी होती जाएगी. तो ये असेंबली लैंग्वेज पे भी अप्लाई होता है और ये आपकी किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अप्लाई होता है. तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना कोड लिखेंगे, उतना आपका बेहतर होता जाएगा. जितना आप कम लिखेंगे, आपको भूलना शुरू हो जाएगा सारा. ठीक जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, चलें. अगर सब लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं? जाग रहे हैं सर. जाग रहे हैं सर. जाग रहे हैं. यार आप तो नहीं जाग रहे. ये जो आखिर में बोला है, ये तो जिस तरह बोला है, मुझे नहीं लग रहा कि ये जाग रहा है. नहीं सर, मैं जाग रहा हूँ सर, गला खराब है मेरा. अच्छा, आपका गला खराब है. ठीक है. ये 3 लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग किधर हैं? अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ. हैं 18 लोग हैं इस वक्त. 3 लोगों ने कहा है जी हम जाग रहे हैं. सर जाग रहे हैं. यस सर, जाग रहे हैं. जाग रहे हैं. चलें, एक कोई और बोला है. ठीक है, और कौन है? इससे पूछते हैं. ठहर जाओ. 006, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं? सर जागे हुए हैं. नहीं सर, सो रहे हैं. नहीं 006 तो नहीं बोला. वो किधर है? सर मैं जाग रहा हूँ. आप 006 है? यस सर. आपका तो माइक म्यूट हुआ है. आप बोल किस तरह रहे हैं? सर पता नहीं, ये ग्लिच होगा कोई. नहीं 006 दो है. एक है ये, आप तो है ना 01006. मैं पूछ रहा था 11006. सर मैं 031342010006. हाँ नहीं, वो तो आप मुझे समझ आ गई. मैं पूछ रहा हूँ 2432111006. ये देखो, ये चला गया लीविंग. अच्छा, 1110005. ये भी नहीं है. 042. हाँ जी, 042 आप हैं? यस सर, मैं हूँ. ठीक है, वेरी गुड. चलें हम आगे चलते हैं. ओके, तो एक छोटी सी चीज और समझने वाली है. ये इसको आप इतना इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर एज सच, लेकिन ये वैसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ना कई जगह पे ये टर्म आएगी बार बार आपके सॉफ्टवेयर के अंदर भी ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. लेकिन इसके हमारे केस में ये जो हमारा असेंबलर है वो इसको खुद ही फिक्स कर देता है. तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ना एक चीज है, और वो ये है कि आपको पता है कि मैंने कहा कि हर लोकेशन पे 4 बाइट्स हैं. ठीक है. अच्छा, अब 4 बाइट्स जो हैं उसको लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं. 2 पॉसिबल वेज हैं जिस पे आप उसको लिख सकते हैं. एक है ये वाला ऑर्डर कि आपकी बाइट 0 यहाँ पे हो
फिर बाइट 1 हो, फिर बाइट 2 हो, फिर बाइट 3 हो। 3 के बाद 4 यहाँ पे हो, 5 6 7, यानी इस तरह से चले, और ये आपकी बिट 31 हो इस तरफ, और ये आपकी बिट 0 है। ठीक है, तो बाइट 0 यहाँ पे आ रहा है, फिर बाइट 1, बाइट 2 और बाइट 3। दूसरा तरीका ये हो सकता था, अगेन ये आपकी सेम वही, ये आपकी बिट 0 है, बिट 31 है, लेकिन इस केस में आपकी बाइट 3 यहाँ पे है, फिर 2 है, फिर 1 है, और फिर 0 है, और उसके बाद आपकी है 4 5 6 7। समझ रहे हैं, यानी ये इस साइड से स्टार्ट हो। हाँ, सो इसको देखें तो ये है 0 1 2 3, ये है 3 2 1 0, और फिर है 4 5 6 7, और ये है 7 6 5 4। तो ये वर्ड 0 है आपका, फिर ये आपका वर्ड 1 है, इस तरह से ऑर्गेनाइज है। तो अगर मेमोरी इस तरह से लिखी हुई है, इसको आप सेंडिंग ऑर्डर कहते चले, तो इसको हम लोग कहते हैं बिग एंडियन मेमोरी, बिग एंड मेमोरी। ठीक है, सो बिग एंड का मतलब ये है कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड पे बाइट 0 आती है, और फिर बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3। अगर लेफ्ट साइड पे बाइट 3 सेव हुई है, तो इसको हम लोग कहते हैं लिटिल एंडियन। ठीक है, लिटिल इंडियन नहीं है, इंडियन है, तो लेकिन लोग इसको लिटिल इंडियन कह देते हैं, बिग इंडियन और लिटिल इंडियन, लेकिन ये इंडियन नहीं है, ये एंडियन है, एंड से आ रहा है, बिग एंड और लिटिल एंड। ठीक है, सो क्लियर है? कोई आपसे पूछेगा जी बिग एंड मेमोरी क्या होती है, तो आप बता सकते हैं बिग एंड क्या होगी? What is big end memory organization? जिसके लेफ्ट पे सर 0 1 2 से जो स्टार्ट हो रही हो। हाँ, यानी कि उसकी पे बाइट 0 आ रही है, तो लेफ्ट पे बाइट 0 है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, दैट इज बिग। और लिटिल एंड है अगर राइट टू लेफ्ट जा रही है। ठीक है, अच्छा, तो अब हर प्रोसेसर का ना अपना ही हिसाब है कि वो डेटा किस तरह सेव करवाएगा, लिटिल एंड या बिग एंड। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन आर्किटेक्चर है, जिसको हम इंटेल 8086 आर्किटेक्चर कहते हैं, यानी इंटेल बेस्ड और AMD बेस्ड जितनी मशीन्स हैं, वो सारी की सारी लिटिल एंडियन है। ठीक है, यानी उसके अंदर ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल होता है, 3 2 1 0, यानी उल्टा चलता है, सीधा नहीं लिखा हुआ। कुछ जो मशीन्स है उसके अंदर वो भी इस्तेमाल होता है, दूसरा भी। तो लेकिन आपको इसमें कोई खास फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब आप सेव करवाते हैं अपने सिमुलेटर में डेटा, तो वो खुद ही उसको ऑर्गेनाइज कर देता है उसके हिसाब से। तो ये डॉट डेटा जब आप लिखेंगे, वर्ड एक्सेस करेंगे, इट्स द सेम इन बिग और लिटिल इंडियन, और इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलें अब हम ऐसा कहते हैं 10 मिनट की ब्रेक लेते हैं, एंड देन वी विल स्टार्ट ऑन ब्रांचेस। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, यू कैन टेक 10 मिनट ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट।